पिछले बयान में आपने सुना कि शिवदत्त ने अपने पुत्र भीमसेन की रिहाई के बदले चुनार के तमाम अय्यारों को रिहा कर दिया था। अब अगला 10वां बयान की कहानी इस तरह से है। अब हम अपने पाठकों को फिर उसी खोह में ले चलते हैं जिसमें कुंवर आनंद सिंह को बेहोश छोड़ आए हैं, अथवा जिस खोह में जान बचाने वाले सिपाही के साथ पहुंचकर उन्होंने एक औरत को छुरे से लाश काटते देखा था और योगिनी ने पहुंचकर सबों को बेहोश कर दिया था। थोड़ी देर के बाद आनंद सिंह को छोड़ योगिनी बाकी सबों को कुछ सुंघाकर होश में लाई। बेहोश आनंद सिंह उठाकर एक किनारे रख दिए गए और फिर वही काम अर्थात लटकते हुए आदमी को छुरे से काट काट कर पूछना कि इंद्रजीत सिंह के बारे में जो कुछ जानता है बता जारी हुआ। सिपाही ने भी उन लोगों का साथ दिया, मगर वो आदमी भी कितना जिद्दी था। बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर जब तक होश में रहा यही कहता गया कि हम कुछ नहीं जानते। हफ्सी ने पहले ही से कब्र खोद रखी थी। दम निकल जाने पर वो आदमी उसी में गाड़ दिया गया। इस काम से छुट्टी पा योगिनी ने सिपाही की तरफ देखकर कहा, बाहर जंगल से लकड़ी काट काम चलाने लायक एक छोटी सी डोली बना लो, उस पर आनंद सिंह को रख तुम और हफ्सी मिलकर उठा ले जाओ। चुनार के किले के पास इनको रख देना, जिसमें होश आने पर अपने घर पहुंच जाएं। तकलीफ ना हो, बल्कि होश में लाने की तरकीब करके तब तुम इनसे अलग होना और जहां जी चाहे चले जाना। हम लोगों से अगर मिलने की जरूरत हो तो इसी जगह आ जाना। सिपाही, मेरी भी यही राय थी। आनंद सिंह को तकलीफ क्यों होने लगी? क्या मुझको इसका ख्याल नहीं है? योगिनी, क्यों नहीं, बल्कि मुझसे ज्यादा ही होगा। अच्छा तुम जाओ, जिस तरह बने इस काम को कर लो। हम लोग अब अपने काम पर जाती। दूसरी औरत की तरफ देखकर जिसने छुरी से उस लाश को काटा था, चलो बहन चले, इस छोकरी को इसी जगह छोड़ दो, मजे में रहेगी, फिर बूझा जाएगा। इन दोनों औरतों का अभी बहुत कुछ हाल हमें लिखना है, इसलिए जब तक इन दोनों का असल भेद और नाम न मालूम हो जाए तब तक पाठकों के समझने के लिए कोई फर्जी नाम जरूर रख देना चाहिए। एक का नाम तो योगिनी रख ही दिया गया, दूसरी का बंचरी समझ लीजिए। योगिनी और बंचरी दोनों खो के बाहर निकली और कुछ दक्षिण झुकते हुए पूरब का रास्ता लिया। इस समय रात बीत चुकी थी और सुबह की सफेदी के साथ लुपलुपाते हुए 2-4 तारे आसमान पर दिखाई दे रहे थे। पहर दिन चढ़े तक ये दोनों बराबर चलती गईं। जब धूप कुछ कड़ी हुई, जंगल में एक जगह बेल के पेड़ों की घनी छाह देखकर टिक गईं, जिसके पास ही पानी का झरना बह रहा था। दोनों ने कमर का बटुआ खोला और कुछ मेवा निकालकर खाने तथा पानी पीने के बाद जमीन पर नरम नरम पत्ते बिछाकर सो रही। ये दोनों तमाम रात की जगी हुई थी। लेटते ही नींद आ गई। दोपहर तक खूब सोई। जब पहर दिन बाकी रहा, उठ बैठी और चश्मे के पानी से हाथ मुंह धोकर फिर चल पड़ी। इस तरह मौके मौके पर टिकती हुई ये दोनों कई दिन तक बराबर चली गईं। एक दिन आधी रात तक बराबर चले जाने के बाद एक तालाब के किनारे पहुंची जो बगल वाली पहाड़ी के नीचे सटा हुआ था। इस लंबे चौड़े संगीन और निहायत खूबसूरत तालाब के चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियां और छोटी छोटी 12 दरियां इस तौर पर बनी हुई थी जो बिल्कुल जल के किनारे ही पड़ती थी। तालाब के ऊपर भी चारों तरफ पत्थर का फर्श और बैठने के लिए हर एक तरफ सिंहासन की तरह 4-4 चबूतरे निहायत खूबसूरत मौजूद थे। ताज्जुब की बात यह थी कि इस तालाब के बीच का जाट लकड़ी की जगह पीतल का इतना मोटा बना हुआ था कि दोनों तरफ 2 आदमी खड़े होकर हाथ नहीं मिला सकते थे। जाट के ऊपर लोहे का एक बदसूरत आदमी का चेहरा बैठाया हुआ था। तालाब के ऊपर चारों तरफ बड़े बड़े सायेदार दरख्त ऐसे घने लगे हुए थे कि सभी की डालियां आपस में गुथ रही थीं। दोनों उस तालाब पर खड़े होकर उसकी शोभा देखने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों एक चबूतरे पर बैठ गईं, मगर मुंह तालाब की तरफ किए हुए थी। यकायक जाट के पास का जो पानी है खलबलाया और एक आदमी तैरता हुआ जल के ऊपर दिखाई दिया। इन दोनों की टकटकी उसी तरफ बन गई। वो आदमी किनारे आया और ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा हो चारों तरफ देखने लगा। अब मालूम हो गया कि वो औरत है।
योगिनी और बंचरी ने चबूतरे के नीचे होकर अपने को छिपा लिया, मगर उस औरत की तरफ बराबर देखती रहीं। उस औरत की उम्र बहुत कम मालूम होती थी, जो अभी अभी तालाब से बाहर हो इधर उधर सन्नाटा देख हवा में अपनी धोती सुखा रही थी। थोड़ी देर में साड़ी सूख गई, जिसे पहनकर उसने एक तरफ का रास्ता लिया। मालूम होता है योगिनी और बंचरी इसी की ताक में बैठी थी, क्योंकि जैसे ही वो औरत वहां से चल खड़ी हुई वैसे ही ये दोनों उस पर लपकी और जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेना चाहा। मगर वो कमसिन औरत इन दोनों को अपनी तरफ आते देख और इन दोनों के मुकाबले अपनी जीत न समझकर लौट पड़ी और फुर्ती के साथ उन दरख्तों में से एक पर चढ़ गई जो उस तालाब के चारों तरफ लगे हुए थे। योगिनी और बंचरी दोनों उस दरख्त के नीचे पहुंची। योगिनी खड़ी रही और बंचरी उसे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ी। हम ऊपर लिख आए हैं कि ये दरख्त इतने पास पास लगे हुए थे कि सभी की डालियां आपस में गुथ रही थीं। बंचरी को पेड़ पर चढ़ते देख वो जलचरी ऊपर दूसरे पेड़ पर कूद गई। ये देख योगिनी ने उसके आगे वाले तीसरे पेड़ को जा घेरा, जिसमें वो बीच ही में फंसी रह जाए और आगे न जाने पावे। मगर ये चालाक भी न लगी। जब उस औरत ने अपने बगल वाले पेड़ को दुश्मन से घिरा देखा, पेड़ के नीचे उतर आई और तालाब की सीढ़ियों को तय करते हुए धम से जल में कूद पड़ी। योगिनी और बंचरी भी साथ ही पेड़ से उतरी और उसके पीछे जाकर इन दोनों ने भी अपने को जल में डाल दिया।